आज तारीख है 19 नवंबर 2025 और आज हम भारतीय न्यायपालिका के अंदर दशकों से चल रहे एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं एक भावनात्मक विवाद पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, ये मामला सीधे तौर पर जजों की तरक्की, उनकी वरिष्ठता और उनके सम्मान से जुड़ा है। ये सिर्फ नियमों की लड़ाई नहीं है, ये आकांक्षाओं की लड़ाई है। आप सोचिए, एक तरफ वो जज हैं जो सालों मतलब दशकों तक निचली अदालतों में मेहनत करके प्रमोशन की सीढ़ियां चढ़ते हैं, और दूसरी तरफ वो तेज तरार वकील हैं जो अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़कर सीधी भर्ती से उन्हीं के बराबर या कभी-कभी उनसे सीनियर पद पर आ जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। हमारे पास आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो इसी टकराव को, इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने खुद इस स्थिति के लिए हार्टबर्न शब्द का इस्तेमाल किया है। हार्टबर्न यानी एक तरह की जलन या असंतोष। तो आज हम इसी फैसले की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे कि इस हार्टबर्न का इलाज आखिर क्या निकाला गया। इस कहानी में मतलब 3 मुख्य किरदार हैं। पहले हैं रेगुलर प्रोमोटीज यानी आरपीज, जो निचली अदालत से धीरे धीरे प्रमोट होकर जिला जज बनते हैं। ठीक है। दूसरे हैं एलडीसीई वाले, यानी वो जज जो एक प्रतियोगी परीक्षा पास करके तेजी से प्रमोट होते हैं। और तीसरे होंगे डायरेक्ट रिक्रूट्स, है ना? हाँ, डीआरस, जो अनुभवी वकील होते हैं और सीधी भर्ती से जिला जज बनते हैं। और सवाल बस एक ही है, जब ये तीनों एक ही पद पर एक ही समय पर पहुंचते हैं तो सीनियर कौन कहलाएगा? इसी एक सवाल ने पूरी न्यायिक व्यवस्था में एक बेचैनी पैदा कर रखी थी। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इस हार्टबर्न की जड़ को ही पकड़ते हैं। ये असंतोष आखिर इतना गहरा क्यों था, खासकर उन रेगुलर प्रोमोटीज जजों में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेवा को दी है? देखिए, ये एक बहुत ही मानवीय पहलू है। आरपीएस की जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो उम्र को लेकर थी। उम्र को लेकर कैसे? उनका कहना था कि जो वकील सीधी भर्ती मतलब डीआरएस से आते हैं वे अक्सर उनसे उम्र में काफी छोटे होते हैं और उम्र के इस फायदे से वो करियर में बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक 50 साल का जज जिसने 25 साल सेवा की है, वो एक 40 साल के नए आए जज को बिल्कुल उसको रिपोर्ट कर सकता है। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही थी। ये तो किसी को भी चुभेगा। सही बात है। वो देखते थे कि ये नए आए डीआरएस जल्दी सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल पा लेते हैं, जिलों में प्रशासनिक पद संभालते हैं और हाईकोर्ट जज बनने की दौड़ में भी आगे निकल जाते होंगे। मीलों आगे निकल जाते हैं। उनकी दूसरी और शायद सबसे भावनात्मक दलील ये थी कि एक जज के तौर पर जमीन पर काम करने का अनुभव वो एक वकील के अनुभव से कहीं ज्यादा कीमती और प्रासंगिक है। ये एक क्लासिक बहस है, अनुभव बनाम योग्यता। जी। तो मतलब कुल मिला के आरपीस को लग रहा था कि सिस्टम उनकी सालों की वफादारी और मेहनत को नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सिस्टम बाहर से आने वालों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। यही हार्टबर्न की असली वजह थी। मैं समझ सकती हूँ कि आरपीस ऐसा क्यों महसूस कर रहे होंगे। ये एक बहुत मजबूत भावनात्मक तर्क है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा। यकीनन। जो वकील अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़कर सीधी भर्ती से आते हैं, उनका भी तो कोई मजबूत तर्क रहा होगा। उनका नजरिया बिल्कुल अलग और उतना ही मजबूत था। उनका पहला तर्क था कि जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायिक सेवा यानी एचजीएस में आ जाता है तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस रास्ते से आया है। अच्छा। एचजीएस एक क्लब की तरह है, एक बार आप सदस्य बन गए तो सब बराबर हैं। रुकिए, ये बहुत दिलचस्प बात है। तो वो कह रहे हैं कि एंट्री गेट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अंदर आने के बाद सब एक समान है। एकदम सही। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि कैडर में शामिल होने के बाद आपकी पुरानी पहचान, आपका जो बर्थ मार्क है, वो मिट जाना चाहिए। बर्थ मार्क? हाँ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रमोशन से आया हूं इसलिए बेहतर हूं या मैं सीधी भर्ती से आया हूं इसलिए बेहतर हूं। और उनका दूसरा तर्क क्या था? दूसरा, उन्होंने आंकड़े दिखाकर यह भी साबित किया कि हर राज्य की कहानी अलग है। कहीं डीआरएस तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो कई राज्यों में आरपीएस का ही दबदबा था। इसलिए पूरे देश के लिए कोई एक नियम बनाना ठीक नहीं होगा। तो उनकी दलील थी कि असली प्रतियोगिता एचजीएस में आने के बाद शुरू होनी चाहिए। आपकी तरक्की आपके कैडर में प्रदर्शन पर आधारित हो, ना कि इस बात पर कि आप कैडर में आए कैसे। बिल्कुल। फोकस भविष्य के प्रदर्शन पर होना चाहिए, अतीत के अनुभव पर नहीं। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। एक तरफ अनुभव और सेवा की दुहाई है, दूसरी तरफ समानता और योग्यता का सिद्धांत। और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। तो कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, बर्थ मार्क। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। यही इस पूरे फैसले की आत्मा है, कह सकते हैं। कोर्ट ने सालों पुराने कई फैसलों का हवाला देते हुए विलय के सिद्धांत
यानी प्रिंसिपल ऑफ मर्जर को सामने रखा। विलय का सिद्धांत। हाँ, उन्होंने कहा कि जब अलग अलग नदियों का पानी एक समुद्र में मिल जाता है तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा पानी किस नदी का है, वो सब समुद्र का पानी बन जाता है। वाह, तो मतलब HJS वो समुद्र है और RP, LDCE, DR वो नदियां हैं जो उसमें आकर मिल जाती हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट कह रहा है कि एक जज के तौर पर 20 साल का अनुभव और एक वकील के तौर पर 7 साल का अनुभव HJS में आने के बाद बराबर हो जाता है? ये तो बहुत बड़ा बयान है। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक बयान है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि आरपीज ने निचली अदालतों में ज्यादा समय बिताया है, उन्हें HJS के अंदर कोई विशेष वरीयता देना वो गलत होगा। वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 यानी समानता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। अच्छा, मान लीजिए HJS एक मंजिल है, डायरेक्ट रिक्रूट्स यानी DRs वहां तक हवाई जहाज से पहुंचते हैं, LDCE वाले ट्रेन से और रेगुलर प्रमोटीज पैदल चलकर। ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। पहली नजर में तो यही लगता है कि पैदल चलने वाले ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, उसे कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। हाँ, मन में यही आता है। लेकिन कोर्ट ने यहीं एक और पेंच डाल दिया। वो क्या? उन्होंने कहा कि आरपीज के लिए भी हवाई जहाज और ट्रेन का विकल्प खुला है। वो भी LDCE की परीक्षा दे सकते हैं या सीधी भर्ती की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अच्छा, अगर कोई इन तेज रास्तों का फायदा नहीं उठाता या नहीं उठा पाता तो इसके लिए पूरे सिस्टम के नियमों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन क्या ये तर्क थोड़ा कठोर नहीं है? हो सकता है एक जज जो दूर दराज के इलाके में काम कर रहा हो, उसके पास इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उतने संसाधन या समय न हो। सही बात है। जितने किसी बड़े शहर के वकील के पास हो। क्या कोर्ट ने इस पहलू पर विचार किया? ये एक बहुत ही वैध सवाल है और इस पर हमेशा बहस हो सकती है। लेकिन कोर्ट का नजरिया ये था कि नियम व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष और समान सिद्धांत के आधार पर बनने चाहिए। ठीक है। उनका मानना था कि अगर अनुभव के लिए अलग से वेटेज दिया गया तो ये योग्यता के सिद्धांत को कमजोर करेगा और सिस्टम में एक नई तरह की असमानता पैदा कर देगा। ठीक है, तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि HJS में आने के बाद सब बराबर हैं और पुराने अनुभव का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर इस पहेली को सुलझाया कैसे गया? वरिष्ठता तय करने का आखिर फॉर्मूला क्या दिया गया? यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत ही स्पष्ट, सरल और पूरे देश में लागू होने वाला समाधान दिया। इसे कहते हैं 4 पॉइंट रोस्टर प्रणाली। 4 पॉइंट रोस्टर सुनने में किसी गणित के सवाल जैसा लग रहा है। ये काम कैसे करता है? ये बहुत सीधा है। कोर्ट ने कहा कि हर भर्ती वर्ष के लिए वरिष्ठता की एक लिस्ट बनेगी जो एक तय क्रम का पालन करेगी। क्या क्रम होगा? पहला और दूसरा स्थान मिलेगा रेगुलर प्रमोशटीज यानी आरपीज को। ठीक है, पहले 2 RPs को। तीसरा स्थान मिलेगा LDCE से आए जज को और चौथा स्थान मिलेगा डायरेक्ट रिक्रूट यानी DR को। अच्छा, 2 RP, 1 LDCE, 1 DR। जी, और फिर यही चक्र तब तक दोहराया जाएगा जब तक उस साल नियुक्त हुए सभी जजों को लिस्ट में जगह नहीं मिल जाती। तो ये एक तरह का कोटा सिस्टम है वरिष्ठता के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर राज्य में यही एक सिस्टम लागू होगा, चाहे वहां की स्थिति कुछ भी हो। बिल्कुल, यही इस फैसले की सबसे बड़ी बात है। इससे देश भर की न्यायिक सेवाओं में वरिष्ठता को लेकर जो भ्रम और असमानता थी वो खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। पहले हर राज्य अपने अपने नियम चला रहा था, जिससे बहुत मुकदमेबाजी हो रही थी। अब एक देश एक नियम। ये सुनने में तो बहुत साफ सुथरा लगता है, लेकिन असली दुनिया में सरकारी भर्तियां कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। हम सब जानते हैं कि उनमें देरी होती है। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। मान लीजिए किसी साल DRs की भर्ती प्रक्रिया में 1 साल की देरी हो गई, तब क्या होगा? क्या वो अपनी वरिष्ठता खो देंगे? कोर्ट ने इस व्यवहारिक समस्या पर भी बहुत गहराई से सोचा है। उन्होंने एक नियम बनाया जिसे हम कैचअप नियम कह सकते हैं। कैचअप नियम? जी, अगर किसी स्रोत जैसे DR की भर्ती प्रक्रिया जिस साल शुरू होनी थी उस साल पूरी नहीं हो पाती, लेकिन अगले साल के खत्म होने से पहले पूरी हो जाती है, तो उन जजों को उनकी वरिष्ठता उसी साल के रोस्टर में मिलेगी जिस साल भर्ती शुरू हुई थी। अच्छा, तो उन्हें प्रशासनिक देरी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। ये तो निष्पक्ष लगता है, लेकिन इसमें जरूर कोई शर्त होगी। हाँ, एक बहुत जरूरी शर्त है। ऐसा तभी होगा जब अगले साल की भर्ती प्रक्रिया से कोई नई नियुक्ति ना हुई हो। अच्छा, इससे ये सुनिश्चित होता है कि जिनकी नियुक्ति में प्रशासनिक वजहों से देरी हुई उन्हें नुकसान ना हो, लेकिन साथ ही जो लोग समय पर नियुक्त हो गए हैं उनके अधिकार भी सुरक्षित रहें। ये एक बहुत बारीक संतुलन है। और एक और स्थिति हो सकती है,
अगर किसी साल डीआर या एलडीसी कोटे की सीटें खाली रह जाएं क्योंकि उतने काबिल उम्मीदवार ही नहीं मिले, तब उन खाली पदों का क्या होगा? नहीं, वो बर्बाद नहीं होंगे। कोर्ट ने इसका भी समाधान दिया है। ऐसी खाली सीटों को उसी साल रेगुलर प्रमोशन यानी आरपीस से भरा जाएगा, ताकि पद खाली ना रहे और काम ना रुके। लेकिन इसमें भी एक लेकिन है। हाँ, और यहाँ एक बड़ा लेकिन है। इन आरपीस को रोस्टर में डीआर या एलडीसी की खाली हुई जगह पर वरिष्ठता नहीं मिलेगी। वो कैसे? एक उदाहरण देके समझाइए। मान लीजिए रोस्टर में चौथा स्थान डीआर का था और वो खाली रह गया, तो उस पद पर आने वाले आरपी को चौथा स्थान नहीं मिलेगा। उसे आरपीस के लिए जो अगला उपलब्ध स्थान होगा, मान लीजिए 5वां या 6ठा, वहीं रखा जाएगा। समझ गई? मतलब पद तो भर जाएगा, लेकिन वरिष्ठता का जो रोस्टर चक्र है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इससे कोटे का जो मूल संतुलन है वो भविष्य के लिए बना रहेगा। जी, ये तो वाकई बहुत बारीकी से सोचा गया है, ताकि ये सिस्टम सालों साल बिना किसी भ्रम के चलता रहे। तो कोर्ट ने इस 4 पॉइंट रोस्टर को चुना, लेकिन क्या उनके सामने कोई और आसान विकल्प भी रखे गए थे? मैंने सुना है कि आरपीएस की तरफ से सुझाव था कि अनुभव के आधार पर उन्हें कुछ साल की अतिरिक्त वरिष्ठता दे दी जाए। हाँ, ये सुझाव था। या फिर डीआरस और प्रमोटीज के बीच प्रमोशन के लिए 1.1 का कोटा तय कर दिया जाए। ये तो सुनने में ज्यादा सीधे लगते हैं। हाँ, ये सुझाव रखे गए थे, लेकिन कोर्ट ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये सारे सुझाव योग्यता यानी मेरिट के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। अच्छा। कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि एचजेएस कैडर के अंदर तरक्की का आधार सिर्फ और सिर्फ उस कैडर में किया गया प्रदर्शन और वरिष्ठता होनी चाहिए, न कि निचली अदालतों में बिताए गए साल। तो कोर्ट का जोर बार बार इसी बात पर था कि एचजेएस में आने के बाद एक नई बराबरी की दौड़ शुरू होती है। बिल्कुल। कोर्ट ने तर्क दिया कि अगर आप पुराने अनुभव के लिए बोनस अंक देने लगेंगे तो उन लोगों का मनोबल गिरेगा जो योग्यता के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा पास करके तेजी से आगे आए हैं, जैसे एलडीसी और डीआरएस। हाँ, इससे सिस्टम में निष्पक्षता खत्म हो जाएगी और एक नए तरह का हार्ड बर्न शुरू हो जाएगा। ये भी सही है। कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ किसी एक समूह की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वरिष्ठता के बुनियादी नियमों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भावनाओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक ठंडा, तार्किक और कानूनी रूप से मजबूत समाधान देने की कोशिश की है। बिल्कुल। दशकों पुराने हार्टबर्न का इलाज भावनाओं से नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष फॉर्मूले से किया गया है।